हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने देखा था एक क्वेश्चन जहां पर दो अलग अलग शेयर होल्डर्स के शेयर्स फोरफीट हो रहे थे, फिर रीइश्यू हो रहे थे और पार्शियल रीइश्यू था दोनों केस में। अब हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। हालांकि इसमें किसी एक शेयर होल्डर के सारे शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक हॉट सा क्वेश्चन है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब तक अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक बटन दबाइए और कुछ अगर कमेंट्स हैं, कुछ आप पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो टुडे। एम लिमिटेड invited applications for issuing 1 lakh equity shares of rupees 10 each. Amount was payable rupees 2 on application, rupees 3 on allotment, rupees 5 on first and final call. So 10 रुपए का शेयर और 2, 3 और 5 में डिवाइड हो गया। Applications were received for 1,50,000 shares and pro rata was made as per the following method. So to the applicants of 80,000 shares allotted 60,000 shares and applicants of 70,000 shares allotted 40,000 shares. So ये दो सीरीज हमारे पास प्रो राटा की अब तक हमने इसमें देखी है। So case number 1 now. M of category 1 who was allotted 600 equity shares failed to pay allotment money and his shares were forfeited immediately after allotment. So allotment के बाद ही एक शेयर होल्डर मिस्टर एम, जिसे कैटेगरी फर्स्ट को बिलोंग करते हैं, ये वाली कैटेगरी, उनको 600 शेयर्स अलॉट हुए थे, उन्होंने अलॉटमेंट पे नहीं किया और शेयर्स फोरफीट कर दिए आफ्टर अलॉटमेंट। के ऑफ कैटेगरी बी, दिस कैटेगरी हु वाज एन एप्लीकेंट ऑफ 1400 शेयर्स फेल्ड टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड हिज शेयर्स वर आल्सो फोरफीट। तो दोनों कैटेगरी में हमारे पास आएंगे कि शेयर्स हमने फोरफीट किए, तो दो फोरफीचर की अलग अलग एंट्री करेंगे, एक अलॉटमेंट के बाद और एक फर्स्ट कॉल के बाद। ऑफ द शेयर्स फोरफीटेड 1,000 equity shares were reissued including whole of M share. M के सारे शेयर्स रीइश्यू हो जाएंगे और ऑब्वियसली के पार्शियल रीइश्यू होगा as fully paid up for rupees 8 per share generalize. So let's begin the question. So first of all, as a part of working note, we must be preparing the pro rata table, जहां पर हमने pro rata कैटेगरीज में दोनों कैटेगरीज थी हमारे पास कि 80,000 को हमने 60,000 शेयर्स अलॉट किए और 70,000 एप्लीकेंट्स को हमने 40,000 शेयर्स अलॉट किए। इन दोनों कैटेगरीज को हमने प्रो राटा टेबल में एडजस्ट करना है। तो फर्स्ट है 80,000 शेयर्स अलॉटेड, ठीक है, अप्लाइड किए थे उन्होंने और उनको अलॉट हमने किए 60,000 शेयर्स। 80,000 रुपए पे 2 रुपए की हमारे पास एप्लीकेशन है, सो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इज 1,60,000। देन आउट ऑफ 80,000 मैंने 60,000 शेयर्स अलॉट किए, तो आउट ऑफ 1,60,000 अमाउंट मैं कितना एडजस्ट कर सकता हूं, 60 इंटू 2 1,20,000 रुपीज मैंने एडजस्ट किए ऑन एप्लीकेशन। अब 160 और 120, so 40,000 इज द एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो मेरे पास है, विच विल बी ऑब्वियसली एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। क्वेश्चन यहां पर साइलेंट है, क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा कि आपने एक्सेस एप्लीकेशन मनी को क्या करना है। हमने पहले वीडियोस में ये समझाया था मैंने कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी को अगर क्वेश्चन साइलेंट भी होता है तब भी हम एडजस्ट करते हैं टुवर्ड्स अलॉटमेंट। अगर क्वेश्चन बहुत क्लियरली बोले कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज टोटली रिफंडेड तो बात अलग है, तो अमाउंट जाएगा बैंक में, वरना हमने सारा का सारा अमाउंट अलॉटमेंट पर ही एडजस्ट करना है। और भी कुछ अगर बैलेंस बच जाता है तो फिर क्वेश्चन कहता है कि इसको कॉल्स में एडजस्ट करो, तो कॉल्स में एडवांस में एडजस्ट करेंगे वरना रिफंड कर देंगे। तो ये 40,000 अमाउंट इज टू बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, हमने यहां ट्रांसफर कर दिया बैंक के लिए, नील, नथिंग गोस इन द रिफंड। सेकंड कैटेगरी है स्टूडेंट्स 70,000 की, जहां 70,000 शेयर अप्लाइड थे, उसको हमने 40,000 शेयर्स अलॉट किए हैं। 70,000 पे 2 रुपीज के एप्लीकेशन अमाउंट है, उसमें से हमारे पास आए 1,40,000 रुपीज, इसमें से मैंने 40,000 शेयर्स अलॉट किए तो मेरे पास आए रिसीव हुए 80,000 रुपए। तो 140 माइनस 80, 60,000 इज द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट जो हमारे पास एक्स्ट्रा अब जो एप्लीकेशन बचा और जो हमने इसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देना है। 60,000 goes in the allotment adjust, nothing in the bank. So now we're going to total it because close करना है टेबल को, तो हम टोटल करेंगे 80 प्लस 70 1,50,000 एप्लीकेशंस आई, जिसमें से 1 लाख मैंने शेयर्स अलॉट करने हैं। 150 के हिसाब से 3 लाख रुपए मैंने रिसीव किए हैं, लेकिन बिकॉज मैंने 1 लाख शेयर्स ही अलॉट करने हैं तो मैंने एडजस्ट करूंगा इसमें से सिर्फ 2 लाख रुपए।
1,00,000 रुपए एक्स्ट्रा एप्लीकेशन बचा जो मैंने एडजस्ट कर दिया टूवर्ड्स allotment. Now we'll start the journal entries. So now we are ready with the journal entries. First entry, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. यहां पर जितना भी एप्लीकेशन पे आपने मनी रिसीव किया था 1,50,000 शेयर्स पर, सो दैट इज ₹3,00,000. प्रोराटा टेबल अगर फॉलो करते हैं तो थर्ड कॉलम टोटल टेबल का यहां पर आता है 3,00,000 रुपए, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव नरेशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी जर्नल एंट्री. फॉलोड बाय सेकेंड एंट्री जहां पर हमने इस एप्लीकेशन मनी जो आपने रिसीव किया ऊपर, इसको आपने एडजस्ट करना है. ठीक है, तो जो भी अमाउंट आपका नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू एप्लीकेशन मनी है वो जाएगा, क्रेडिट होगा शेयर कैपिटल में, और जो एक्सेस पैसा आपको आया था वो जो बच गया जो आपने एडजस्ट किया अलॉटमेंट में वहां पर जाएगा. सो 3,00,000 डेबिट होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से. टू शेयर कैपिटल 2,00,000 आपने रुपीज रिसीव किए बिकॉज 1,00,000 शेयर इशू किए थे, ₹2 की एप्लीकेशन है. सो 2,00,000 रुपीज आपने रिसीव किए. जो फोर्थ अगर हम फॉलो करते हैं टेबल को, सो कॉलम नंबर 4 का जो टोटल है वो 2,00,000 रुपए है, उसको हमने यहाँ लिखना है. जितना अमाउंट आप एडजस्ट कर सकते हैं शेयर कैपिटल में, और बाकी जो आपने एक्सेस मनी रिसीव किया जो आप यहाँ पर एडजस्ट करोगे टुवर्ड्स अलॉटमेंट. नेक्स्ट एंट्री वुड बी कि कितना अलॉटमेंट हमने अब ड्यू करना है जिनको हमने शेयर्स अलॉट कर दिए हैं. ठीक है, तो हमने शेयर्स अलॉट किए हैं 1,00,000 शेयर्स, और 1,00,000 के हिसाब से ₹3 के अलॉटमेंट है, और 3 के हिसाब से हमारे पास हो गए 3,00,000 रुपए जो हमने अब लेटर ऑफ अलॉटमेंट के साथ साथ उनको भेज दिए कि इतने अमाउंट आपके ड्यू हो गए हैं. So ₹3,00,000 is debited and share allotment account debit to share capital. Now we have to calculate how much amount we have received on allotment. This is not a straightforward sum. We know that this sum has pro rata, then this sum has forfeiture. So now there are certain shareholders who did not pay the allotment after being in the pro rata category. So again we have to follow the 3 steps to calculate the amount eventually received in case of allotment. So let's now follow the 3 steps. So students, this is the first step to calculate excess application money adjusted towards allotment. Because we follow उसमें करते हैं हम लोग प्रोराटा सीरीज को, तो इसमें प्रोराटा वाले ही स्टेप्स हैं हमारे पास, शेयर्स अप्लाइड एंड शेयर्स अलॉटेड. इसमें था कि डेट मिस्टर एम हु बिलोंग टू कैटेगरी ए, और कैटेगरी ए थी कि जिसने 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, उसको 60,000 शेयर्स अलॉट हुए. तो पहले हम वही लिखेंगे, 80,000 अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड 60,000 जो प्रोराटा कैटेगरी में आपने किया था. इस शेयर होल्डर को 600 शेयर्स अलॉट हुए थे और उन्होंने अलॉटमेंट पे नहीं की, तो 600 शेयर्स अलॉटेड हैं. यहां हमने निकालने हैं कितने शेयर्स उन्होंने अप्लाई किए होंगे. तो हमने फॉर्मूला हमारे पास है 600 इंटू 80,000 डिवाइडेड बाय 60,000, तो आंसर आएगा 800. तो यहां 800 शेयर्स हमने निकाल लिए जो उसको अप्लाई किए थे उन्होंने. नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा ये कितने शेयर्स एक्सेस बचे. सो 800 शेयर्स अप्लाइड थे, 600 शेयर्स अलॉटेड थे, तो कितने शेयर्स एक्सेस हुए 200. 800 माइनस 600 200 इनटू एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन है ₹2 की, तो 400 रुपए हमारा पहला स्टेप. excess application money now adjusted towards allotment. So this is ₹400 which have been now adjusted towards allotment. इसी में step number 2 to calculate allotment money not received. कितना अमाउंट अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुआ है. कितने शेयर्स डिफॉल्टर्स हैं जिन्होंने अलॉटमेंट पे नहीं किया, 600. तो 600 इंटू अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट, ₹3 के अलॉटमेंट है, 1,800 रुपए अलॉटमेंट पर नहीं आए हम कहते हैं, लेकिन वी नो डैट हमने 400 रुपए एक्सेस मनी जो था उसे एडजस्ट किया टुवर्ड्स अलॉटमेंट, तो ये माइनस कर देंगे. तो अब आते हैं हमारे पास 1,400 रुपए जो अलॉटमेंट पर नहीं आए हमारे पास. सिंपल एग्जांपल अगर हम कोई ले अगर यहां पर, तो अगर हम कहें कि किसी ट्यूटर के पास अगर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है, और कुछ अमाउंट वो जो उनकी फीस आती है वो आती है, सपोज करते हैं 1,800 रुपए पर मंथ आती है उनकी फीस, ठीक है, और किसी स्टूडेंट ने अगर जनवरी में 2,200 रुपए उनको दे दिए थे, 2,200 रुपए दे दिए, हम यहाँ पे डोंट टेक दिस फिगर्स, मैं ऐसे ले रहा हूँ, उन्होंने 1,800 रुपए जगह 2,200 दे दिए कि सर अभी 2,200 रुपए पड़े हुए थे मेरे पास, मैं आपको दे रहा हूँ, एडजस्ट कर लीजिएगा अगली बार.
तो जब फरवरी की फीस वो टीचर लेंगे तो क्या फिर से वही लेंगे 2200 रुपए, 1800 रुपए? नहीं, बिकॉज 1800 प्लस 400 रुपए एडवांस में आ चुके हैं फरवरी के। तो फरवरी में कितना अमाउंट लेंगे? 1800 माइनस 400, 1400 रुपए। ठीक है, 2200 रुपए उन्होंने उसने दे दिए जो कि देने थे 1800 रुपए, तो 400 एक्स्ट्रा दिए थे, और वो 400 अगले महीने में एडजस्ट होंगे। वैसे ही ये 400 रुपए एक्सेस आ चुके थे और उसको एडजस्ट किया हमने, यहां पर माइनस किया 1800 में से, तो हम कहते हैं 1400 रुपए है हमारी अलॉटमेंट जो रिसीव नहीं हुई। और अब थर्ड स्टेप, टू कैलकुलेट allotment money actually received। अब अलॉटमेंट हमारे पास कितनी इवेंचुअली रिसीव हुई है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें अलॉटमेंट ड्यू, कितनी अलॉटमेंट ड्यू थी हमारे पास? 3 लाख रुपीस, जो एंट्री नंबर 3 में आपने की थी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3 लाख, माइनस अलॉटमेंट एडजस्टेड, जो प्रोराटा के टाइम आपने अलॉटमेंट एडजस्ट किया होगा, जो था रुपीज 1 लाख, जो आपने सेकेंड एंट्री में भी क्रेडिट किया था, माइनस अलॉटमेंट नॉट रिसीव, जो अभी आपने सेकेंड स्टेप में कैलकुलेट किया, 1400 रुपए आपने नहीं रिसीव करे। सो 3 लाख माइनस 1 लाख, 2 लाख रुपए, माइनस 1400 रुपए, तो ये आते हैं 1,98,600। सो दिस अमाउंट यू हैव नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, जो कि जाकर अब यहां पर एंट्री करेंगे आप इन द जर्नल, 1,98,600 नॉट रिसीव्ड। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 1,98,600 रुपीज, जो आपने अलॉटमेंट रिसीव नहीं करे। नाउ एज पर द क्वेश्चन गाइज, once you've received the amount of 198,600 in the last entry, so M, the particular shareholder, did not pay allotment and shares were forfeited immediately after allotment। तो allotment के बाद ही हम अब पहली forfeiture की एंट्री करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहां पर जाता है कॉल्ड अप अमाउंट, कॉल्ड अप अमाउंट हमारे पास सो फार है रुपीज 500, 600 शेयर्स डिफॉल्ट हैं, तो 600 इंटू 5 रुपीज 3000 हमने यहां पर डेबिट कर दिए। टू शेयर forfeiture, this is entry for the amount which the company has received from this particular default shareholder। ठीक है, तो उस केस में 600 शेयर्स पर क्या रिसीव हुआ? मुझे रिसीव हुआ 2 रुपए की एप्लीकेशन, प्लस जो अमाउंट आपने स्टेप नंबर 1 में रिसीव किया था, जो मेरी हेडिंग थी एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, तो वो 400 रुपए भी हम यहां पर रिसीव करके यहां पर हम उसे ऐड करते हैं इसमें। तो 600 इंटू 2 1200 प्लस 400 1600। टू शेयर अलॉटमेंट, जो आपने जो 3 स्टेप्स फॉलो किए थे पिछले भी वर्किंग नोट में, तो उसमें जो सेकंड स्टेप था अलॉटमेंट नॉट रिसीव्ड, वो अमाउंट यहां पर जाकर क्रेडिट होती है। तो दिस वे दिस इज द एंट्री फॉर द फर्स्ट forfeiture। नाउ बिकॉज द forfeiture हैज बीन डन और 500 शेयर हमने 600 शेयर्स को forfeit कर दिया है, तो जब हम लोग अब सेकंड फाइनल कॉल को जब ड्यू करेंगे, तो वो 1 लाख शेयर्स नहीं, 1 लाख माइनस 600, 99,400 शेयर से हम ड्यू करेंगे सेकंड फाइनल कॉल को। तो हमारी एंट्री बनेगी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बिकॉज ऑल द एंट्रीज, ऑल द इंस्टॉलमेंट्स आर पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल ओनली। यहां पर हुए मेरे पास 99,400 इंटू ₹5 हम करेंगे, तो दैट विल बी 4,97,000 rupees। Now 4,97,000 rupees is the amount of second call due। Now the question says that Mr. K, the second shareholder, who was an applicant of 1,400 equity shares, he failed to pay the first and final call, and his shares were also forfeited। So Mr. K, जो बिलोंग करते थे सेकेंड कैटेगरी को, उन्होंने अप्लाई किया था 1,400 शेयर्स के लिए। अब क्योंकि हम जब फोरफीट करेंगे तो हमें चाहिए कितने शेयर्स उनको अलॉट हुए थे। अप्लाइड पे हम लोग कुछ नहीं करते कैलकुलेट, वी कैलकुलेट कितने शेयर्स उनको अलॉट हुए हैं। तो उस केस में अगेन बिकॉज अप्लाइड है, अलॉटेड निकालना है, तो अगेन वी हैव टू फॉलो दिस कैटेगरी ऑफ द प्रोराटा, एंड ही बिलोंग टू सेकंड कैटेगरी ऑफ प्रोराटा विच सेज की 70,000 एप्लीकेंट्स थे जिन्हें 40,000 शेयर्स अलॉट हुए थे। तो 70,000 अप्लाइड, 40,000 अलॉटेड। इसी हिसाब से 1,400 उन्होंने अप्लाई किए, तो उन कितने शेयर्स अलॉट हुए होंगे? तो 1,400 इंटू
40,000 हम करेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 70,000। तो इस हिसाब से हमारे पास आंसर आएगा कि उनको 800 शेयर्स अलॉट हुए थे। ठीक, हमारा स्टेप यहीं तक आएगा कि कितना अमाउंट हमने यहां पर इसको किया होगा। 800 शेयर्स उनको अलॉट हुए हैं, इसके अलावा हमने इसमें और कुछ भी वर्किंग नोट नहीं बनाना है। तो 800 शेयर्स उनको अलॉट हुए हैं, 5 रुपए की हमारे पास फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। तो 800 इंटू 5, 4,000 रुपए हमने इस पर्टिकुलर शेयर होल्डर से कंपनी ने रिसीव नहीं करे। 4,97,000 ड्यू थे, 4,000 रुपए नहीं आए, तो आए कितने? 4,93,000। If the question says here that the student has to open the calls in arrears account, ठीक है, तो यहां पर आप calls in arrears account को डेबिट करेंगे 4,000 रुपए से। वहां पर आपकी एंट्री भी ऐसी बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट 4,93,000, calls in arrears account डेबिट 4,000, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4,97,000। और उसी कॉल्स इन एरियर्स को आगे फोरफीचर की एंट्री में जाकर आप क्रेडिट भी करेंगे। तो वहां पर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्रेडिट नहीं करेंगे, शेयर कॉल्स इन एरियर्स को क्रेडिट करेंगे। अगर क्वेश्चन बोला गया आपको बहुत क्लियरली ये कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट आपने ओपन करना। सो नाउ द टाइम फॉर दी फोरफीचर एंट्री। सो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeiture account to share first and final call account। अब यहां 800 शेयर्स की बात हो रही है, 800 इंटू कॉल्ड अप पूरे ₹10 है, सो 800 इंटू 10 ₹8,000। शेयर फॉरफीचर में कितना अमाउंट रिसीव हमने किया है? 800 शेयर पे हमने रिसीव किए हैं एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट जो है ₹5 की, तो 800 इंटू 5 4,000, और 800 इंटू 5 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव नहीं किए, वो हमने यहां कर दिए 4,000। सो द फोरफीचर हैज बीन डन ऑफ द 800 शेयर्स व्हिच बिलोंग टू मिस्टर के द शेयर होल्डर। नाउ द टाइम फॉर द री इशू एंट्री। एज पर द क्वेश्चन इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स, 1,000 शेयर्स री इशू हुए थे एट ₹8 पर शेयर फुल्ली पेड। एट ₹8 जो रिसीव हमने किए हैं, जो बैंक में डेबिट होंगे। ₹2 का डिस्काउंट देना पड़ा हमें बिकॉज क्वेश्चन कहता है ₹8 fully paid up. So the shares were fully called up and the shares are fully paid up. So obviously we compare it with the face value. So वो ₹10 है, तो ₹8 रिसीव किए, ₹2 हमने डिस्काउंट देना हुआ। ये हमारी एंट्री है इसमें। 800 जो 1,000 शेयर्स में इशू किए हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 1,000 इंटू 8। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, सो जो डिस्काउंट हमने रीइशू के टाइम दिया दैट इज डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट ओनली, दैट इज ₹1,000 इंटू 2, ये हो गया हमारे पास 8,000 रुपए, ये हो गए 2,000 टू शेयर कैपिटल बिकॉज एक नया री इशू हो रहा है। तो अगेन शेयर कैपिटल जैसे आपने पहले शुरू में किया था कि जब भी आपने अमाउंट को ड्यू किया है तो उस पर आपने शेयर कैपिटल को ही एडजस्ट में किया है, ठीक है। तो सेकेंड एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सो वेर एवर यू मेकिंग द अमाउंट ड्यू, सो दैट इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड टू द शेयर कैपिटल। इन द सेम मैनर अगेन आपने शेयर कैपिटल क्रेडिट किया, तो यहां पर हो गए वो 10,000 रुपीज। नाउ द लास्ट एंट्री शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यहां पर हमने निकालना है कि कितना मुझे प्रॉफिट हुआ होगा ऑन द री इशू जो मैं ट्रांसफर करूंगा कैपिटल रिजर्व में। उसके लिए अगेन वी हैव टू फॉलो दैट फॉर्मूला ऑफ द अमाउंट फोरफीटेड, शेयर फोरफीटेड एंड शेयर री इशू। बिकॉज इस केस में क्या हुआ है, 1,000 शेयर्स आपके री इशू हुए हैं, जबकि टोटल जो आपके शेयर फोरफीट हुए थे वो थे 600 रुपए मिस्टर एम के और 800 रुपए मिस्टर के। तो 600 प्लस 800 1400 शेयर्स फोरफीट हुए थे, जबकि इसमें से 1,000 शेयर रीइशू हुए हैं और उसमें से एक शेयर होल्डर मिस्टर एम के सारे शेयर रीइशू हुए हैं। सो वी हैव टू फॉलो अ वर्किंग नोट जो हमने पहले भी किया था, लास्ट वीडियो में भी किया हमने। वो वर्किंग नोट हमारे पास ये आता है, ये है मिस्टर एम और ये है मिस्टर के, ओके। और हमारा फॉर्मूला है अमाउंट फोरफीटेड, शेयर्स फोरफीटेड एंड द शेयर्स री इशू, कितने कितने हुए हैं हमारे पास इस केस में। अमाउंट फोरफीट जो हमारा हुआ था इन केस ऑफ मिस्टर एम, हमने वो देखना है, वो हुआ था 1,600 रुपीज। इन केस ऑफ मिस्टर के हमने अभी एंट्री की है, वो है
4,000 रुपीज। शेयर फोरफिट हुए थे मिस्टर एम के 600 और अब हमने एम के किए वो है 800। क्वेश्चन कहता है 1000 शेयर रीशू है जिसमें से एम के सारे शेयर रीशू हो गए। तो एम के 600 शेयर रीशू हो गए, फुल रीशू है, लेकिन अब जो बचे 1000 में से 400, तो वो 400 शेयर रीशू हुए मिस्टर के। सो दिस इज द केस ऑफ पार्शियल री इशू। तो जहां पर पार्शियल री इशू आएगा, सो वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोपोर्शनेट अमाउंट विच हैव बीन रिसीव्ड ऑन 400 शेयर्स रीइश्यूड इन केस ऑफ मिस्टर के। सो हमारे पास फॉर्मूला है अमाउंट फोरफिटेड divided by shares forfeited into shares reissued plus the amount which we have already received, जो अमाउंट forfeit हुआ था in case of Mr. M, ठीक है, because वो अमाउंट रिसीव हुआ है। And when we have to calculate the profit on the reissue, so the simple formula is amount forfeited minus the discount on reissue। दोनों केसेस में ही हमारे पास फोरफीचर की एंट्री आती है। एक में फोरफीचर क्रेडिट होता है जो अमाउंट रिसीव हमने किया फोरफीचर के टाइम, और एक में फोरफीचर डेबिट होता है जो डिस्काउंट हमने दिया नए शेयर होल्डर को एट टाइम ऑफ री इशू। तो 1600 प्लस दिस प्रोपोर्शनेट अमाउंट माइनस द डिस्काउंट जो हमने अभी दिया री इशू के टाइम, दैट वाज ₹2000, जो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, अपने डेबिट किए 2000 रुपए। तो हमने इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा मेरे पास 2000 रुपीज, ये है 1600 माइनस 2000, तो मेरा आंसर आता है ऑब्वियसली 1600 इज माय प्रॉफिट ऑन री इशू, जो स्टूडेंट्स अब यहां पर जाके एंट्री में आएगा 1600 बीइंग द प्रॉफिट ऑन री इशू। सो दिस वाज द सम, अ वेरी इंपॉर्टेंट सम, एक हॉट्स का सम है जहां पर एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा, सिंपल सा येट वेरी इंपॉर्टेंट सम। अगेन यूसेज ऑफ द फॉर्मूला to calculate the profit on reissue as well as the 3 steps on allotment. How to calculate the amount of allotment received in case of pro rata and then forfeiture. I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इसको देखिए, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो प्लीज पूछिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।